नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इंसल्ट जारी है, पाकिस्तान को जलील किया जाना जारी है, पाकिस्तान को बेइज्जत करना जारी है। और लेटेस्ट जो जलील किया है पाकिस्तान को, ट्रंप ने कर दिया भाई। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ट्रंप ने उन देशों के नाम बताए जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन में लगे हुए हैं, और उस लिस्ट में इनका फेवरेट देश पाकिस्तान गायब था। वो बोला ही नहीं। फेवरेट फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लिया, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर का भी नाम नहीं लिया। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरे एकाएक ये लिस्ट से पाकिस्तान गायब कैसे हो गया? कहां गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ? कि ऐसी भद पिट रही है ना यार, कसम से। चलिए वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। बड़ी तेजी से ट्विस्ट आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान का इसमें किरदार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फॉक्स न्यूज पर अभी अमेरिकी जर्नल ने खुद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है, कतर की तरह, इसलिए हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है बिन बिलाए मेहमान की तरह मुज़ाकरात की कोशिश है। अब ट्रंप इस वक्त जो है वो सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर को, बल्कि इनके साथ बल्गारिया तक को शामिल करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ हम कोई ईरान को मनाने की कोशिश कर लें। और यहाँ ज़ाहिर है फील्ड मार्शल का तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं किरदार मिल जाए। अब ईरान के साथ ये मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है कि 24 घंटे का जो ट्रंप ने दोबारा अल्टीमेटम दिया हुआ है, और इसके मुज़ाकरात के झूठ बार बार पकड़े जाते हैं। अभी देखें, इसने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनसे, लेकिन ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा वो इराक अरबाइन के जुलूस में, उनकी वीडियो वहाँ नज़र आ रही है। तो मुज़ाकरात किससे करने दें? अब इसमें जो सीज़ फायर को रोका गया वो भी वजह नज़र आ रही है कि आलमी मार्केट में तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें थी उन्हें मुस्तहकम करने की कोशिश थी। अब ईरान ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की है। आज जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के नए हेड लगाए हैं, ये पासदारान इनकलाब के कमांडर और मुज्तबा खamenei के करीबी साथी हैं। इन्होंने फैसला करना है और कर भी लिया है। मोहसिन रज़ाई इनका नाम है, सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं, और ये अब नेशनल सिक्योरिटी के जो फैसले हैं वो करेंगे। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान जल रहा है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर ये कहते हैं कि जी इन्होंने 40,000 ऑपरेशंस किए, तो फिर ये भी मान जाएं कि वो ऑपरेशंस जो है वो नाकाम हुए। और वो ऑपरेशंस कर किस पे रहे? अपने ही लोगों पे, अपने ही जिन्हें पाकिस्तानी कहते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों को भी जाहिर है कि अभी तक हमारे साथ ही है बलूचिस्तान, और चाहे बाकी किसी जगह हो रहा हो केपीके में, तो सब जगह पर अपने ही लोगों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार डाल रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो मिसिंग पर्सन्स के रिपोर्ट्स हुई हैं वो सिर्फ 210 हैं या 201 हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि जो लोग दहशतगर्दी में या टेररिज्म में मारे जाते हैं ऑपरेशंस में, वो भी अपना नाम मिसिंग पर्सन्स में लिखवा देते हैं। मतलब इतनी बेहिसी जो है वो शायद हैरती होती है देखकर लोगों को कि हम इतने बेहिस भी हो सकते हैं, हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि हम अपने लोगों को टेररिस्ट बताना शुरू कर दें। और हमने कोई डेफिनेशन नहीं रखी हुई असल में टेररिज्म की। अगर कोई हमारे ऊपर ही आके हमें ही मारना शुरू कर दे तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर वो कश्मीर भारत साइड चला जाए तो हम उसे फ्रीडम फाइटर गिनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो हमने शुरू से रखी ना सर, वो ही हमारे इस वक्त गले पड़ गई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की हालत भी बहुत खराब है। और 1-1.5 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि अलहदा होने बैठी हैं, और अगर यूएन में गई तो उनकी सुन भी ली जाएगी। अब वो नंबर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और वहां पर तो ये कहा जाता है बलूचिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2-4 जगह ही हैं दिन के वक्त जहाँ पे ये आ जा सकते हैं। हर वीक, अगर अब तो पाकिस्तानी चैनल्स नहीं देखते होंगे, लेकिन हर 10 दिन या समझे मंथ में 2 बार ये किसी ना किसी को लेकर बैठते हैं। कभी कोई लड़की होती है, कभी कोई मर्द होते हैं, और ये कहते हैं कि जी ये फलानी जगह फटने जा रहे थे, ये जी सुसाइड बॉम्बर है। और वो कहते हैं जी हमें जो है वो हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस किस्म की बातें करके ये पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई अगर आप 40,000 ऑपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपसे ये चीज कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। और दूसरा ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी ना, देखिए, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की आवाम को बरगलाना है। वो जितने भी ड्रामे वाले वीडियो आए हैं, वो वीडियो देख के लोग हंसते हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन कर रही है, उसको शूट किया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी किसी पकड़ को लाकर ये किसी को भी पकड़ के कुछ भी बना दे रही है। ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बेवकूफ़ है,
और पाकिस्तान की मीडिया जो है वो उनके कंट्रोल में है। जो इंडिविजुअल मीडिया पर्सन्स हैं, आरजू जी हैं या कोई और भी है, अगर वो कोई कुछ भी कहता है तो उसका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता पाकिस्तान में जितना मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए होता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा का पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो पाकिस्तान ने कंट्रोल कर दिया है। अल जजीरा पर तो बैन लगा दिया, ये स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, अल जजीरा पर तो बैन ही लगा दिया। ये वही अल जजीरा है जिस पर इजराइल भी बैन लगा चुका है। अब जरा सोचिए कि इजराइल को भी अल जजीरा पसंद नहीं है और पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान और इजराइल में क्या संबंध है? सोचिए सोचिए। लेकिन इसके अलावा खबर यह भी आई है, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है वहां पर अब वो फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, फ्रीली रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब उनको, ये स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा ध्यान से, अब उनको एक एनओसी लेनी पड़ेगी पाकिस्तान की सरकार से। और पाकिस्तान की सरकार का मन एनओसी दे चाहे ना दे, और दे तो शर्तें लगा दे, आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, आपको पहले दिखाना पड़ेगा आपने क्या बनाया है। और फिर ये कहता है कि भारत की मीडिया जो है वो गुलाम मीडिया है, भारत की मीडिया जो है वो सरकार के कंट्रोल में मीडिया है, भारत की मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। और खुलेआम ये काम कर रहे हैं ये लोग, खुलेआम। सोचिए, ये है पाकिस्तान। किसी ना किसी बहाने एक बार फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया बंद कर दें, जो एक जमाने में था भी, और हम लोग वीपीएन लगा लगा के हमारे फोन्स खराब हो गए थे सबके, तो इन्होंने उस तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि अब पब्लिक बोल रही है, पब्लिक अब बात कर रही है, पब्लिक इनको बहुत टफ टाइम दे रही है। और अब ऐसा नहीं है कि कोई बोगस बोगस अकाउंट बना के या फेक अकाउंट से कोई कह रहा है, लोग खुल्लम खुल्ला ओरिजिनल अकाउंट से इनकी ऐसी तैसी करके दे रहे हैं और इनको बहुत सुना रहे हैं, और इसी से ये घबरा गए मुझे लगता है। जी, आपने कहा कि ये इससे घबरा गए हैं, तो मोहसिन नकवी ने पता नहीं घबरा के बात की है या पैगाम दिया है पाकिस्तान के सियासतदानों को कि जी ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जब मैंने उनका वो वीडियो देखा तो मुझे यूं शक पड़ा कि जैसे मार्शल लॉ लगने जा रहा है। खैर, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए कि फौज के मातहत ही सारा काम चल रहा है। और मोहसिन नकवी के बारे में यही तासर पाकिस्तान में पाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी। अब इसमें मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का है या कौन इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, सारे के सारे ही हैं इनडायरेक्टली। इट डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी कि उनको ये इल्हाम कैसे हुआ एकदम से कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आपको और मुझे, हम जर्नलिस्टों को तो सारा साल से पता है, अंदाजा है कि सिस्टम कोलैप्स किया हुआ, तो उनको एकदम से इल्हाम क्यों होता है? सर, पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी जो है ये पैराशूट से उतारे हुए मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता ये। और इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सबके सब आधे से ज्यादा जो है पैराशूट के जरिए ही पहुंचे हैं, चाहे वो मरियम नवाजी क्यों ना हो। और उसके बाद जो ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, या मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये कि उनके जरिए ये पैगाम शायद पब्लिक तक पहुंचाया गया है कि बस अब ये लोग जाने वाले हैं और ये सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, और अगर लपेट दिया जाएगा तो कोई दूसरा सिस्टम लाया जाएगा, तो दूसरा सिस्टम तो जाहिर है फिर वही डिक्टेटरशिप ही आ जाती है कि आप सदारती निजाम ले आएंगे। देखिए, डिक्टेटरशिप का रूप बदल गया है। डायरेक्टली कू करने के बजाय, जैसे कॉरपोरेट कल्चर में क्या होता है ना कि आपको निकाला नहीं जाता, मैक्सिमम टाइम्स आपको निकाला नहीं जाएगा, पहले आपके लिए हालात खराब बनाए जाएंगे। आप उस मोडस ऑपरेंडी को समझिए। सबसे पहले आपके लिए हालात खराब बनाने शुरू होंगे, आप परेशान होना शुरू करेंगे, फिर आपको साइडलाइन किया जाएगा। सेकंड स्टेप में, सेकंड फेज में साइडलाइन हो गए, उसके बाद आपको बुलाकर बात की जाएगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी उपयोगिता क्या है कंपनी के लिए, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं है। आप मेंटली तब तक इतने टाइम में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तब आपसे कहा जाएगा कि देखिए अब तो ये हो नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, आप रिज़ाइन कर दीजिए। अब आपकी मजबूरी है कि आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो निकालते हैं तो आपको डर भी दिखाएंगे, देखिए हम आपको टर्मिनेट करेंगे तो फिर आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। ये बकवास की बात है कि टर्मिनेशन के बाद जॉब नहीं मिलती। ये बेसिकली कंपनीज जो होती है ना, वो टर्मिनेशन का खौफ इसलिए दिखाती हैं क्योंकि अगर वो टर्मिनेट करेंगे तो उनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि आपको क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है, रिटर्न में देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको 3 महीने की सैलरी और पता नहीं क्या क्या जो भी एग्जिट टर्मिनेशन की शर्तें होती है जो कानून के मुताबिक, वो आपको देना पड़ेगा, कंपनीज को देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए
कंपनी कहते हैं कि आप रिजाइन कर दो। अब आप भी परेशान होते हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो आप भी कहते हो ठीक है यार रिजाइन कर रहा है, चलो यार छोड़ो यार। 2 महीने के हद से 1 महीने की 2 महीने की सैलरी पकड़ा देंगे और बोलेंगे चले जाओ। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर आप अड़ गए कि तुम मुझे टर्मिनेट करो, तो फिर मांडवाली करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसी डर से नहीं करते कि भाई दूसरी जगह जॉब मिलने में दिक्कत होगी। अरे कोई जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होती, अगर आप टैलेंटेड हैं आपको जॉब मिलेगी। अरे दुनिया को भी तो टैलेंट की जरूरत है। कंपनीज ऐसे ही बिना लोगों के चलेंगी क्या? कितना भी एआई कर लो, आदमी एआई को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, है कि नहीं है? भाई जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर नौकरियां खाएगा। भाई खाई नौकरी उसने, लेकिन इसी कंप्यूटर ने उससे कहीं ज्यादा, जितने लोगों की नौकरियां खाई उससे कहीं ज्यादा इतनी नौकरियां पैदा की। एआई भी वही है। तो पाकिस्तान में जो है ना, ठीक यही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। पहले इनको परेशान करो, पहले इनको हर जगह कमी दिखाओ, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, फिर इनको बताओगे देखो अब तो जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हम आपको नहीं हटा रहे हैं सर, लेकिन आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ जी अब आपको छोड़ दीजिए, अब आपसे नहीं हो पाएगा। ये थर्ड फेज जो है वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान की सियासत। और किसे लाया जाएगा उसके लिए मोहसिन नकवी ने बता ही दिया कि एक आदमी है जो बड़ी कोशिश कर रहा है, वो रेड लाइन नहीं फाड़ना चाहता। तो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, ये दोनों नाम याद रखिए, चेहरे याद रखिए। एक प्रेसिडेंट बनेगा, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये सॉफ्ट कू होता है, अब टेक्निक बदल गई है, डायरेक्टली कू करने की जरूरत नहीं। सॉफ्ट कू हो जाएगा, उनका कार्यकाल खत्म होगा, 2030 तक उनका कार्यकाल है, अभी 26 चल रहा है, अभी ये इसी फेज में लटकाएंगे, इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे। हो सकता है कि आसिम मुनीर अभी डायरेक्टली प्रेसिडेंट न बने, लेकिन मोहसिन नकवी को शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, हो सकता है। फिर कुछ उसमें खींचेंगे या किसी और को लेकर आएंगे। लेकिन जो आखिरी गोल है वो गोल यही है, पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना। और ये होगा आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी। आसिम मुनीर रहेगा, मोहसिन नकवी बदल सकता है, बट अभी के हिसाब से मोहसिन नकवी सबसे फिट बनता है। ये होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करिए। कब तक पाकिस्तान टिक पाएगा ऐसे, और क्या आसिम मुनीर वाकई संभाल पाएगा पाकिस्तान को? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।